उसके अलावा फिर हमने देखा था कि फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है, सिग्मा है, 5 बाई टेक्निक है और इसी तरह आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके तो रूट काज एनालिसिस करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला मेथड है रूट काज एनालिसिस या आपका रूट काज एनालिसिस के लिए वो है फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम इन दिस स्टडी the RCA method used is fishbone diagram. Fishbone diagrams are also called the Ishikawa diagrams which shows cause and effect relationships. अब ये जो फिशबोन डायग्राम होती है तो फिशबोन डायग्राम के अंदर क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है ये शो हो रहा होता है। किस तरह? अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर ओवरऑल जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जा रहा होता है और उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, जिसके अंदर 5 हमारे पास मेथड आ रहे थे। जिसके अंदर सबसे पहले जो आपका फिशबोन डायग्राम है तो फिशबोन के अंदर हमारे पास 4M and 1E मेथड होता है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। 4M के अंदर पहला जो M था वो था हमारे पास मेन, दूसरा मशीन, तीसरा हमारे पास था मटेरियल और उसके बाद हमारे पास क्या था? मेथड्स। अब ये 4M है जो कि हमने क्या करने होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के दौरान हमने इनको चेक करना होता है, इनको एनालाइज करना होता है। और फिर 1 जो E है उसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट। अब ये जो 5 चीज़ें हैं तो ये पांचों चीज़ें क्या कर रही होती हैं हमारी क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। मेन किस तरह होता है पूरा प्रोसेस जो रन करना किसने? मेन ने करना है। अगर वो स्किलफुल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा तो प्रोसेस अच्छे से रन होगा, उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग लेके चलेगा। अगर उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, तब ही वो प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। अगर उसी की जगह जो मेन है वो फ्रेश है, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्वालिटी को कभी भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है मशीन जो है तो ये हमारे पास क्या है? मैकेनिकल ऑपरेटर्स है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ओवरऑल इसका मटेरियल जो यूज़ हुआ है या मशीन के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, हमारे पास जो मशीन है वो कौन से मैन्युफैक्चरर ने बनाई हुई है, तो वो भी हमारी क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। अगर एक ओल्ड ट्रेडिशनल आपके पास मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी होगी, काम करने की सलाहियत होगी वो बहुत लो होगी, उसकी स्पीड भी कम होगी और हमारे जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के अंदर वहाँ पे इश्यूज़ भी ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आएंगी, डिफेक्ट रेट ज़्यादा होगा। उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है मटेरियल जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, वो कौन से सप्लायर से आपने ख़रीदा है, वो किस कंडीशन के अंदर आपने स्टोर किया हुआ है और वो आपके प्रोडक्ट के अंदर कितना असरअंदाज हो रहा है। कपड़े की एग्जांपल ले लें, अब धागा जो है रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। अब यही धागा आप देखते हैं तो मल्टीपल आपको प्राइसेस के अंदर मल्टीपल आपको सूट्स मिल रहे होते हैं। अब एक धागा जो आपको यूज़ हुआ है 1000 रुपीज़ वाले सूट के अंदर तो उसके जो कलर की कोई वारंटी नहीं होती और उसके अंदर आप देखते हैं तो वहाँ पे वो यूज़ भी बहुत कम होता है, वो जल्दी डैमेज हो जाता है। फिर आप इसी के अंदर जो प्राइस इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो थ्रेड होता है उसकी क्वालिटी चेंज होती जा रही है। अब ये रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रॉ मटेरियल कितना आपका ऑथेंटिक है, कितना आपका इफेक्टिव है। उसके बाद फिर आपका मटेरियल के बाद हमारे पास था मेथड। कि मेथड्स आप जो यूज़ कर रहे हैं वो मॉडर्न मेथड्स हैं या आपके ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। क्या आप न्यू जो ISO के रूल्स हैं, API स्टैंडर्ड्स हैं और डिफरेंट जो आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके काम कर रहे हैं, या ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड हैं जिसके अंदर वहाँ पे आपने विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी मॉनिटरिंग आपने काम स्टार्ट कर लेना होता है, प्रोडक्ट बनाते जाते हैं और लास्ट में जब प्रोडक्ट चेक होते हैं तो उनके अंदर 50% वहाँ पे डिफेक्टिव नज़र आ जाता है। अब ये 4 जो M है तो ये क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिशबोन डायग्राम के अंदर हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब इन 4 M को जब हम एनालाइज करते हैं तो इनको एनालाइज करते वक्त हम क्या कर रहे होते हैं कि हर एक का जो इफेक्ट है वो देख रहे होते हैं कि हमारी क्वालिटी के प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कितना पड़ रहा है। फिशबोन डायग्राम हेल्प शोज द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्वालिटी। अब ये जो फिशबोन डायग्राम है, फिशबोन डायग्राम हमें क्या करेगी, जब हम एक एक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से एरिया के अंदर वहाँ पे हमें कोई डिफेक्ट वगैरह मौजूद है। अब हमने उसी एरिया को वहाँ पे आइडेंटिफाई करके तो अब हमने करेक्ट करना होता है। अब हमें अगर हमारा जो डिफेक्ट आया वो मटेरियल के अंदर आया है, जो हम परचेज कर रहे हैं उसके अंदर इशू आ रहा है, तो हमें मेन पावर के ऊपर वहाँ पे उसे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें जो अपनी मशीन है उसको वापस इम्प्रूव करने की या मैन्युफैक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मेथड है उसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें जो ज़रूरत होगी वो मटेरियल की जो परचेजिंग है उसको वापस हमने रीथिंक करना होगा और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंश्योर होना स्टार्ट हो जाएगी।
अगर हमारा मटेरियल भी ठीक है, उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है, मीन जिस एरिया के अंदर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो एरिया ऐसा जहाँ के आपका वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। जैसे डिफरेंट मशीन्स होती हैं, वो कुछ एरियाज कुछ टेम्परेचर के अंदर वर्किंग कर रही होती हैं और कुछ के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल अब जून जुलाई का महीना आने वाला है, रावलपिंडी है, तो यहाँ पे आपकी गर्मी भी ज़्यादा है, 40+ तक टेम्परेचर जाता है। अब जो मशीन जस्ट स्पोर्ट हीट 20 to 30 टेम्परेचर को करती है, तो वो मशीन क्या 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सही से काम कर पाएगी? वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट प्रॉपर्ली तैयार नहीं होगा। इसीलिए फिर जो आपकी मशीन्स वगैरह होती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंट की वजह से भी इफेक्ट हो रही होती है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप जो विंटर एरियाज हैं जहाँ पे आपकी सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है, तो माइनस के अंदर जा रहा होता है। जब मशीन जब माइनस के अंदर वर्किंग कर ही नहीं सकती, वो तो जॉम हो जाती है। अक्सर आपने गाड़ियों की एग्जांपल देखी होगी कि जैसे ही सर्दी बहुत ज़्यादा आती है तो सुबह उनका इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा। क्यों? उनका इंजन जो है वो इतने लो टेम्परेचर को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह आपने इन्वायरमेंट को भी चेक करना होता है कि इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर तो नहीं पड़ रहा। अगर इन्वायरमेंट का पड़ रहा है तो इसके आपस में आप रिलेशन देखेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी टेक्नोलॉजी को, मटेरियल को, या आपकी जो क्वालिटी या प्रोडक्ट है उसको आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। The main causal factor in this diagram और मटेरियल। अब इसके अंदर जो मेन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से? मटेरियल, रॉ मटेरियल आ जाता है, मशीन, मशीनरी, मेन, लेबर, मेथड्स एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। These primary factors can be detailed to determine the cause of the problem. The stage is making a fishbone diagram और as follow। अब इसके अंदर जो fishbone diagram बनती है वो आपकी डायग्राम, ये आपकी डायग्राम बन रही है। इस डायग्राम के अंदर आप जब देखते हैं तो मेन जो है, तो मेन के ऊपर पहले इसे डिवाइड किया जा रहा है कि डाउट्स ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हो सकता है कि जो मेन है, जो डिसीजन मेकिंग की जा रही है, जो फैसला लिया जा रहा है, जो चीज़ डिसाइड की जा रही है, उसी के अंदर कोई इशू है, उसको आपने चेक करना उसके अंदर कोई इशू है या नहीं है। फिर मशीन को देखा जाएगा। नो टूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डाटा विच इज़ रेलिवेंट, कि आपके पास कोई टूल्स ही अवेलेबल नहीं है जो कि उसके मशीन के बारे में क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकें, मतलब मशीन की कंडीशन के बारे में। मटेरियल, द डाटा यूज एज रेफरेंस इज इररेलिवेंट, और जो मटेरियल के लिए जो आपने रिक्वायरमेंट सेट की थी कि हमने ये प्रोडक्ट इस क्वालिटी का तैयार करना है, तो वो डाटा तो उसके साथ रिलेट ही नहीं कर रहा। हमारे पास जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आया हुआ है उसकी क्वालिटी ही इतनी लो है कि हम वो जो हमने स्पेसिफिकेशंस डिसाइड किए हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। एंड मेजरमेंट्स या मेथड्स, इंटीग्रेशन बिटवीन डिवीजन इज नॉट गोइंग वेल। अब जो मेथड्स हैं, तो मेथड जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन यूज कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो रहे, वो सही से वहाँ पे काम नहीं कर रहे। और इन्वायरमेंट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग के इसके अंदर जो आपका इन्वायरमेंट है वो किस तरह है, कि वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की जा रही है वो कितनी इफेक्टिव है, उसके अंदर कौन कितना अपना रोल प्ले कर रहा है, और जो डिसीजन मेकर्स हैं तो क्या वो क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट पर्सन हैं या नहीं है। द स्टेज इन मेकिंग फिशबोन डायग्राम और एज पर फर्स्ट डिटरमाइन द प्रॉब्लम। जब आपने फिशबोन डायग्राम बनानी होगी उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। द सेकंड स्टेप इज डिटरमाइनिंग द मेन कैटेगरीज और फैक्टर्स दैट कॉज द पेन। अब इसके अंदर मेन फैक्टर्स आप देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या इशू मौजूद है, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। द बेनिफिट्स ऑफ फिशबोन डायग्राम इंक्लूड बीइंग एबल टू यूज एक्चुअल कंडीशन टू इंप्रूव प्रोडक्ट। अब इसके अंदर फिशबोन डायग्राम हमें बताती है कि कौन से एरिया के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है और कौन से एरिया को हमने वहाँ पे इम्प्रूव करना है। बाकी चीज़ों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, मेन जो चीज़ है उसको आप इम्प्रूव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पूरा जो प्रोसेस होगा वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो क्वालिटी है वो भी कंट्रोल होगी। क्लियर हो गई फिशबोन डायग्राम? इसके अंदर कोई इशू? अब इसके अंदर जो एक दो मिसाइल भी इसके अंदर आते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फिशबोन डायग्राम फॉर एंटरप्राइजर्स मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इज द फर्स्ट प्रॉब्लम मेन और यूजर ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग इन दिस कंपनी वेयर द कंपनी owner is still in individual in decision making. The company management is filled with doubts about acting decisively. Often the company's management in decision making takes a long time for
only short term choices. Management in decision making is not the final determinant but is a bridge that connects the company and the owner. अब जो फिशबोन डायग्राम है, तो फिशबोन डायग्राम ओवरऑल क्या कर रही होती है, आपके लिए पूरा जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर रही होती है और साथ आपको बता रही होती है कि जो डिसीजन मेकिंग की जा रही है एक्चुअल के अंदर जो मेन पावर है, तो उसका काम जो आपके मैनेजर्स वगैरह हैं तो उनका काम क्या होता है, ओनर को और वर्कर्स को आपस में जोड़ के रखना और पूरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी टॉप लेवल पे बन रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करना और वर्कर के कोई भी इशूज़ हैं वो मैनेजमेंट तक पहुँचाना। मेन ब्रिज के तौर पर इन्होंने काम करना होता है और कंपनी को वहाँ पर कनेक्टेड रखना होता है। द ओनर ऑफ द कंपनी इज द फाइनल डिसीजन मेकर। तो जो ओनर होगा वही क्या होगा, फाइनल डिसीजन मेकर होगा। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जस्ट क्या करेगी, उन्हें सजेशंस प्रोवाइड करेगी, उन्हें जो रियल प्रॉब्लम्स होंगी वो वहाँ पे प्रोवाइड करेगी, उनके अंदर वहाँ पे इंप्रूवमेंट कैसे लेके आनी है, उनको कौन सी चीज़ों को इंप्रूव करना कौन सी को नहीं करना, ये ओनर ही डिसाइड करेगा। पहला ये हमारे पास क्या आ गया, मेन के बारे में है। उसके बाद सेकंड चीज जो आ जाती है वो आ जाती है प्रॉब्लम इज मटेरियल। रिलेटेड टू मटेरियल कि इंफॉर्मेशन जो आपकी नीडेड थी मटेरियल से रेलिवेंट वो आपके एक्यूरेट है या नहीं है। द सेकंड प्रॉब्लम इज मटेरियल रिलेटेड टू मटेरियल और इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द कंपनी मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और सेकेंड जो चीज़ थी जो कि आपकी क्वालिटी को इफेक्टिव बनाने के लिए वो ये था कि जो इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए एक अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना था। ऑफन द डाटा प्रेजेंटेड इज टू मच। अक्सर क्या किया जाता है कि जो मटेरियल लाया जा रहा होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बहुत लिमिटेड किया जाता है जो कि प्रॉपरली मटेरियल के बारे में डिसीजन मेकिंग में ही हेल्प नहीं कर रहा होता। दिस मेक्स अ कंपनी मैनेजमेंट कंफ्यूज। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कंपनी मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाती है, वो प्रॉपरली सही डिसीजन नहीं ले पाती। जितनी एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग आपको चाहिए उसके लिए आपको उतना ही एक्यूरेट डाटा भी चाहिए। एक्यूरेट डाटा ही आपको हेल्प करता है एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिर इंफॉर्मेशन दैट शुड बी रिपोर्टेड हैज़ 3 क्वालिटीज़ ऑफ गुड न्यूज़। अब जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जा रही है तो उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो अगर मौजूद होंगी तो वो क्या होगी, आपकी गुड इंफॉर्मेशन है। तो द फर्स्ट इज एक्यूरेट, जो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो वो क्या होगी, एक्यूरेट होनी चाहिए। द सेकंड वन इज ऑन टाइम, और सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो भी आपकी टाइम के ऊपर होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ रेलिवेंट टू द क्वालिटी, और जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रेलिवेंट होनी चाहिए। एक जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो आपकी क्या है कि आपकी एक्यूरेट है, ऑन टाइम है और रेलिवेंट है, तब ही वो क्या कर सकती है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो इसके अंदर जो एरर्स वगैरह होंगे, अगर मिसलीडिंग कर रहे हैं, बायसनेस है, तो वो फिर आपको मिसलीड करेगी और जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर भी उसकी जो पिक्चर होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। पता चलेगा कि हाँ अगर आपकी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तो आपका प्रोडक्ट ही आपका इनएक्यूरेट होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी क्या कर रही है, उसका काम है कि वाटर को फिल्टर करना। अब वाटर को फिल्टर करने के लिए उसे इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना कि पानी जो उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसके अंदर कौन सी किस्म की कंटेमिनेशन मौजूद है, कौन सी चीज़ें उसको आलूदा कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको वो फिल्टर कर सकती हैं। अब उसके अंदर उन्हें बताया जाएगा कि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, इसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह भी हैं, इसके अंदर पैरासाइट्स भी हैं, उसके अंदर कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके जो ओवरऑल जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, उसको भी चेंज कर रही है। अब जो कंपनी होगी इन तमाम चीज़ों को देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी मशीनरी डेवलप करेगी और इसको वहाँ पर क्या करेगी, फिल्टर करेगी। अगर उसके ये ही ना बताया जाए कि पानी के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह भी मौजूद हैं, उनको भी वहाँ पे आपने डिसइंफेक्ट करना है, तो कंपनी तो जस्ट वहाँ पे जो आपके कलर और वहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोकस करेगी। और जब पानी आपका आगे पहुँचेगा तो उसके अंदर बैक्टीरियाज की प्रेजेंस होगी और वो पानी जैसे ही यूज़ किया जाएगा तो उसकी वजह से डिजीज़ फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए जो इंफॉर्मेशन है उसका करेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज द सेकेंड वन ऑन टाइम। जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम के ऊपर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट तो लाई जा रही है लेकिन तब लाई जा रही है जब फिल्ट्रेशन का काम पूरा हो गया, उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। और थर्ड वन आ जाता है कि द थर्ड क्वालिटी इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए, तो जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं पानी की और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है किसी क्रॉप वगैरह की, किसी फसल के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसलिए फिर जो इन्फॉर्मेशन है तो डिसीजन मेकिंग के अंदर तब ही इफेक्टिव होती है जब उसके अंदर ये तीनों चीज़ें वहाँ पे एट अ टाइम प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है वो मशीन के अंदर हो सकती है। जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ पे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड कैन नॉट डिस्क्राइब द रियल टाइम कंडीशन।
तो हो सकता है कि जो आपकी मशीन है, जो टूल्स हैं, तो वो क्या कर रहा है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, सही से वो मेजरमेंट नहीं कर रहा, और ये प्रॉब्लम जो होती है तो इसकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अफेक्टेड होती है। और लास्ट प्रॉब्लम इसके अंदर मेजरमेंट आ जाती है, वेयर द डिवीजन within the company are not yet integrated causing differences in information। और जो मेजरमेंट्स की जाती है तो मेजरमेंट्स के अंदर जो टीम है वो एक ही चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हुई होती है, उनके दरमियान कोई कोऑपरेशन नहीं होती है, वो तमाम टीम क्या करती है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, वहाँ पे ऑन बेसिस के ऊपर वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, कोई स्टेप्स वगैरह ले रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेजरमेंट्स भी एक्यूरेट नहीं हो पाते। तो इसकी वजह से फिर वहाँ पे इश्यूज वगैरह आ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना होता है, फिश बोन डायग्राम के अकॉर्डिंग वन बाय वन डीपली एनालाइज करना होता है। एनालाइज करके तो आपको पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको किस लेवल पे और कितना वहाँ पे अफेक्ट कर रही है, और फिर इसी को आपने इम्प्रूव करना होता है और उस तरह आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। जी